हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हमने रोलेज थ्योरम स्टार्ट कर लिया था और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे कि क्या कंडीशंस होती हैं, क्या इसका रिजल्ट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपको मैंने बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वही है बट क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा रैशनल पार्ट ले लेते हैं, रैशनल फंक्शन टाइप का कुछ ले लेते हैं, जिससे हमें जैसे अब तक हमने क्वेश्चन जो किए हैं उसमें सब में कोई ना कोई पोलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो तो आपने कर लिए। अब हम देखते हैं कोई रैशनल टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखिए आपके सामने है fx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स ऑन द इंटरवल 0 to पाई। रोलेज थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है इसमें। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, fx एक रैशनल फंक्शन है, u बाई वी फॉर्म में है, देख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म बोल सकते हैं, इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एवरी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एंड एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। अब जब ऑल रियल नंबर के लिए जब कॉन्टिन्यूस होता है तो जो हमारा इंटरवल है वो उस पर तो होगा ही होगा कि छोटा पार्ट है इंटरवल का रियल नंबर का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स और ई एक्स दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे 0 to पाई के लिए। और अगर वो कॉन्टिन्यूस है एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर जो है दैट इज ई रेज टू पावर एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर 0 to पाई, यानी कि 0 to पाई का कोई भी आप वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, वो आपकी ई रेज टू पावर एक्स में एक्स की जगह पे जब 0 to पाई रखेंगे आप कुछ भी यहाँ पर, तो कभी भी वो 0 नहीं आएगा। और 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो इट इज डिफाइंड, है ना, क्लियरली डिफाइंड हो चुका है। तो दोनों के दोनों देखिए कॉन्टिन्यूस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आपको याद होगा एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस में कॉन्टिन्यूस फंक्शन के केस में बताया था कि अगर आप दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका जो रैशनल फंक्शन आएगा, यानी कि उन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो भी वो कॉन्टिन्यूस ही आता है। कंडीशन अप्लाई दैट, कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, वो हमने देख लिया है। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूस दिखाने वाला। दूसरा पॉइंट आता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया यू बाई वी फॉर्म से। इसको सॉल्व करते गए तो ये आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। अब हम देखते हैं 0 to पाई। 0 to पाई के लिए कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं 0 to पाई के बीच में। तो एक बात और याद रखने की है, समझने की है, जब आप 0 to पाई की बात करते हैं ना, तो जब आप यहाँ पे बात करें कोस एक्स साइन एक्स की जगह बात करेंगे तो वो एंगल में बात की जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पाई है दैट शुड बी 180 डिग्री के अकॉर्डिंग चलना है आपको। जैसे कोस पाई कहेंगे तो यानी कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू रखनी है, साइन पाई कहेंगे तो साइन 180 रखना है। अगर आप कोस पाई बाई 2 कहते हैं तो साइन 90 कोस 90 है, यानी कि साइन 90 वगैरह जो होंगे वो बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो डिनोमिनेटर है दैट इज ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स जहाँ पे होगा तो ई रेज टू पावर पाई आएगा, 2 पाई आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिग्री नहीं होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ई की जो पावर आएगी एक्स जो आएगी दैट विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू समझ गए होंगे आप। 3.14 जो होती है वो आपको रखनी है पाई की जगह पे, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, थोड़ी सी बात ध्यान रखने की है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आएगा विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, सो यानी कि एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल। तो यानी कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to पाई ओपन इंटरवल। ध्यान रखिएगा ये क्लोज्ड पे होता है, ये ओपन पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है f ऑफ a और f ऑफ b को इक्वल दिखाना होता है। तो f ऑफ जीरो निकालेंगे तो वो आएगा 0, f ऑफ पाई निकाल लिया वो भी 0 आया है, यानी कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो अब आगे चलते हैं। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये आपको जो पता ही है अच्छे से कि क्या करना होता है इसमें, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो f डैश c जो आया था यहाँ पे f डैश x जो आया था वहाँ पे x की जगह पे c लगा दिया, तो cos c माइनस साइन c अपॉन ई रेज टू पावर c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें। डिनोमिनेटर वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इक्वल टू 0 बनाने के लिए अगर ये पार्ट अगर मैं 0 के इक्वल कह रहा हूँ तो दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द न्यूमरेटर पार्ट इज 0। सो यानी कि cos c इक्वल टू साइन c बन जाएगा इससे, यानी कि cos c माइनस साइन c 0 है तो cos c इज इक्वल टू साइन c। और cos c और साइन c 0 होता है, सॉरी इक्वल है, दैट मीन्स कब होता है, पाई बाई 4 पे, ये भी समझ सकते हैं। या फिर आप सिंपली cos को यहाँ डिवाइड में ले जाइए तो
इधर 1 रह जाएगा, या फिर आप समझ लीजिए कोस सी से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन सी अपॉन कोस सी, यानी कि टेन सी इज इक्वल टू कोस सी से कोस सी कट जाएगा इस साइड, तो 1 आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं टेन सी इज इक्वल टू 1। और 10 की वैल्यू 1 होती है, कहाँ पर होती है? होती तो बहुत सारी जगह पर है, लेकिन हमें कौन सा लेना है? हमें सी की वो वैल्यू लेनी है जो 0 टू पाई के बीच में आती है। तो 0 और पाई के बीच में एक वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पर ये वैल्यू 1 होती है 10 की वैल्यू, और वो है आपकी पाई 4, यानी कि 45 डिग्री पाई बाई 4। तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए डेरिवेटिव की वैल्यू हमने क्या लेके चल रहे थे? 0। तो डेरिवेटिव कहाँ पे 0 आएगा? यानी कि c इज इक्वल टू पाई बाई 4 एक वो पॉइंट होगा जहाँ पर जो टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो यही था आपका रोलेज थ्योरम। तो हैंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। क्यों वेरीफाइड? क्योंकि एक पॉइंट हमें ढूंढना होता है रोलेज थ्योरम में, आपको पहले बता चुका हूँ, वो हमने ढूंढ लिया है, बस इसका मतलब रोलेज थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं जो क्वेश्चंस एप्लीकेबल जहाँ पे रोलेज थ्योरम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से 2 एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से। देखिए सबसे पहले f(x) एक x क्यूब एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड ऑन -1 to 1, और आपको रोलेज थ्योरम को एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि क्या एप्लीकेबल है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का होता है, तो f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, x क्यूब एक पोलिनोमियल है, सो पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस होता है, सबको पता है आपको अच्छे से। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर है, तो -1 से 1 के लिए भी होगा। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर CTS, मतलब कॉन्टिन्यूस ऑन -1 to 1 हो चुका। सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका 3x² देख सकते हैं, एंड विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। मैंने कि -1 और 1 के बीच की ओपन इंटरवल ध्यान रखिएगा, -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसका बीच का, इनका ना तो -1 लेना आपने ना ही +1 लेना, बीच का कुछ भी ले सकते हैं, डेसिमल्स में कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। आप कुछ भी रखते हैं तो ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी हमेशा, कोई ना कोई यहाँ पे x की वैल्यू -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखने से। सो इट मीन्स इट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये अपने आप से लिख लेंगे आप सभी। तो विच इज हैंस इट इज़ डिफरेंशिएबल फॉर -1 to 1 ओपन इंटरवल। थर्ड पॉइंट आता है f(a) और f(b). f(a) देखते हैं तो f(-1) रखते हैं तो ये वैल्यू -1 आएगी, -1 का क्यूब आप जानते हैं -1 ही आएगा, और f(1) जब करेंगे b की वैल्यू तो f(b) आएगा आपका 1 क्यूब दैट इज़ 1। तो यानी कि आप देखेंगे कि ये वैल्यू -1 आई है, ये वैल्यू 1 आई है, तो यानी कि f(a) इज़ नॉट इक्वल टू f(b), यानी कि थर्ड जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं, सॉरी, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इनमें से कोई, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो के कि अगर कोई भी इनमें से एक सेटिस्फाई नहीं होती तो दैट मीन्स रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। वो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं होती है कंडीशन तो रोलेज थ्योरम नहीं लग सकती, एप्लीकेबल नहीं होंगी, वो पॉइंट आप नहीं निकाल सकते जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है। यानी कि इसका आंसर आएगा हैंस रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये था नॉट एप्लीकेबल का फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-1, मोड ऑफ x-1। ये आपको पहले शायद याद होगा, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे देखे हैं, रेगुलर आप व्यूअर है मेरे चैनल के, तो आपको पता भी होगा कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है दैट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल ऑलवेज, ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे, इसका मतलब ये आपके दिमाग में अगर पहले से ही पता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फंक्शन को हम पहले मॉडुलस फंक्शन, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था तो उस टाइम पे आपको बता दिया गया था डिफरेंशिएशन की जब मैंने कंटिन्यूटी करवाया था उस टाइम पे बता दिया, तो उसकी 2 वैल्यूज़ आप डिफाइन कर लेते हैं या 0 के इक्वल रख के, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ जाता है 0 से 1 के लिए, ये क्रिटिकल पॉइंट 1 आ जाएगा। मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो मेरे चैप्टर करवाया था उसमें आप वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको मैंने अच्छे से बताया था, क्योंकि अब दोबारा करवाने की टाइम नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे यहाँ पे 0 to 1 के लिए नेगेटिव वैल्यू चलेगी, 1 से 2 के लिए पॉजिटिव वैल्यू चलेगी। तो ये 2 फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया, मतलब मॉडुलस को हटा दिया है। अब मॉडुलस का पार्ट हटा चुका मैं यहाँ पे, उसकी वैल्यू, उसकी जगह पे 2 वैल्यूज़ मैंने निकाल दी, एक तो नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं पहली, विच ऑन चेकिंग, यानी कि हमने पहले चेक करना है। देखिए कैसे, वो चेक करने का तरीका भी मैं उस चैप्टर में बता चुका हूँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले पोर्शन में। तो देखिए 0 to 1 पॉलिनोमियल है, तो एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस, सो कॉन्टिन्यूस होगा 0 to 1 के लिए। 1 से 2 की बात करें, 1 से 2 के लिए फंक्शन आपका क्या है, x-1, दैट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर 1 से 2। तो 1 से 2 भी है, 0 to 1 है, बट एक पॉइंट ऐसा है जो जो बीच में डाउटफुल है, कौन सा, 1।
तो 1 पे चेक करना पड़ता है, जो मैंने उस चैप्टर में बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। तो 1 पे आप जब चेक करोगे ना, तो 1 पे वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों की वैल्यू 0 ही आएगी। यानी कि हर पॉइंट के ऊपर, यानी कि 0 से 2 के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूस आ रही है, यानी कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर 0 to 2। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डिफरेंशियबिलिटी। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डिफरेंशियबिलिटी के केस में थोड़ा ये नहीं हो पाएगा। क्यों? देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये कंडीशंस मैंने उस चैप्टर में बताई थी, कैसे आई ये आप उस चैप्टर के वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखा है तो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। क्यों? क्योंकि -0 है तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको हटा लीजिए, चाहे यहाँ से -0 था। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये नीचे पॉजिटिव था x-1, तो x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, तो -1 बच चुका है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो 1 से ज़्यादा की वैल्यू, 1 से ज़्यादा के लिए वैल्यू पॉजिटिव वाली चलेगी, तो ये पॉजिटिव x-1 आ जाएगा। -0 है तो 0 को फिर से यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि 0 का कोई रोल नहीं है माइनस करने में, तो अपॉन x-1 है, तो x-1 अपॉन x-1 फिर से आया है, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा आपकी बार। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया है, और किस पे आया? ये 1 के ऊपर आया है। यानी कि इसमें एक पॉइंट ऐसा आ चुका है 0 से 2 के बीच में, जिस पॉइंट के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता, दैट मीन्स हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा है, किसी एक को भी नहीं कर रहा है, तो भी हम कहते हैं इट इज़ रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। सो हम कहेंगे रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। बताने का मतलब कि 3 ही पॉइंट होते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यूज़। उनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो आप उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि रोलेज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट टॉपिक है, ये इसके रोलेज थ्योरम का के अंदर ही क्वेश्चंस का लास्ट टाइप का है। तो लास्ट को शुरू करते हैं फटाफट से। क्या है क्वेश्चन? Using Rolle's theorem, find the point on the curve y is equal to 16 minus x square where x belongs to -1 to 1 where tangent is parallel to x axis। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया था इसका रोलेज थ्योरम का पिछले वीडियो में, तो आपको बता दिया था टेंजेंट जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है, अगर आपको सिर्फ यही मेंशन होता, अगर ये रोलेज थ्योरम मेंशन नहीं भी होता, जैसे मान लीजिए यूजिंग रोलेज थ्योरम हटा दूँ मैं यहाँ से, मान के चलिए कि मैंने यूजिंग रोलेज थ्योरम हटा दिया यहाँ से, कि सिर्फ क्वेश्चन ये है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर सिर्फ इतना ही होता तो भी आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये समझ सकते थे कि ये रोलेज थ्योरम ही कह रहा है, रोलेज थ्योरम ही वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बॉक्स बनाने की कोशिश की है, ये लाइन जिसमें नज़र आ जाए आप समझ लीजिएगा वो रोलेज थ्योरम की बात ही कर रहा है। तो इन जैसे और भी 2-3 क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज में, लेकिन मैं करवा एक ही रहा हूँ, क्योंकि एक जैसे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सरसाइज सारे एक जैसे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन और हैं, सेम टू सेम यही है, बस फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे 16 माइनस एक्स स्क्वायर है फंक्शन, तो वहाँ पे कुछ और है फंक्शन, मतलब कंसेप्ट वही है, बाकी सब कुछ सेम है, वर्डिंग सेम है। तो आप अपने आप से ट्राई करेंगे, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है और इंटरवल है -1 to 1। तो आप जानते हैं इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, मैं बार बार करवा चुका हूँ। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर होता है, तो -1 और 1 के लिए भी होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका पार्ट है रियल नंबर का ही। ठीक है, फिर आती है बात डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है इसकी चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स इसका किया तो -2x आया है, और -2x जो आया है दैट विच एग्जिस्ट, कोई भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, -1 और 1 के बीच का कोई भी पॉइंट आप रख दीजिए इसके अंदर, तो आप देखेंगे ये वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट डिफाइंड वैल्यू ही देगा, यानी कि वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और जब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स इट इज़ डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल। ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ पे क्लोज लिखना है, यहाँ पे ओपन ही लिखना है हमेशा। तो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ -1 है, तो -1 है तो यहाँ पे रखा 15 आ गया, 1 रखा तो भी 15 आया, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो यानी कि हमने फिर वो रेटी रटाई लाइन है सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 तक के लिए आपको पता है अच्छे से। तो एफ डैश सी आया है आपका, एफ डैश एक्स आया था -2x, तो एफ डैश सी हो जाएगा -2c इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली है। तो -2 को डिवाइड में, हमें तो c से मतलब है, c कैसे निकल जाए।
तो सी हमारा निकल चुका है 0। तो यानी कि 0 जो है आप चेक कीजिए ज़रा कि सी की जो वैल्यू आई है क्या वो इस इंटरवल के बीच में से है, तो बिल्कुल सही है। -1 और 1 के बिल्कुल बीच में आता है 0, बिल्कुल सही है। तो c इक्वल टू 0 हमने एक पॉइंट ढूंढ दिया, पर पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यहीं तक निकाल के आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हाँ हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया, लेकिन नंबर कटवा लेते हैं वहाँ से भी। क्यों नंबर कटता है? क्योंकि ये c जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ओनली, है ना। तो जबकि ये c जो है हमने x की जगह ही रखा गया है, तो x की वैल्यू ही 0 आई है फिलहाल, तो y की वैल्यू तो आई नहीं। पॉइंट जो होता है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट के अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही आया है, तो y तो निकाल लीजिए। तो हमने जैसे क्या किया, हमारा ये कर्व था, कर्व में x की जगह यानी कि c कह लो या x कह लो, एक ही बात है, c x की जगह ही आता है। तो यहाँ पे c की जगह 0 रखे या x की जगह 0 रख लीजिए, तो c की जगह 0 रखा है आपने, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 0 स्क्वेयर। x की जगह c लिखना है, c की जगह 0 लिखना है, तो 16 माइनस 0 यानी कि 0 आ चुका है। तो y की वैल्यू क्या आई? 16। तो यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का वो क्या आया? 16 आया है। तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 आया था और y कोऑर्डिनेट आपका 16 आया है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के बनता है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि 0,16। तो ये है वो पॉइंट 0,16 जो हमें फाइंड करना था यूजिंग अ रोलेज थ्योरम। तो हमने फाइंड कर दिया है स्टूडेंट्स। मैं फिर से बता दूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का कि अगर ये चीज़ मेंशन ना भी हो, रोलेज थ्योरम यूज़ करने के लिए बोले, ये मेंशन ना भी हो लाइन, लेकिन आपको टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह दिया गया है, तो आप मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपका रोलेज थ्योरम से ही जुड़ा हुआ है, रोलेज थ्योरम ही लगानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ही पड़ेगा ये, और क्या है वो? उसका नाम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और LMVT शॉर्ट फॉर्म, या फिर MVT मीन वैल्यू थ्योरम। MVT मतलब MVT मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कह लीजिए। LMVT और MVT भी बोलते हैं कई बार, किसी बुक्स में आपको LMVT भी मिलेगा इसका नाम शॉर्टकट, क्योंकि लंबा चौड़ा है, ये छोटा बनाने के लिए है। LMVT या MVT भी मिल सकता है, यूजिंग MVT क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो क्या है ये? एक्चुअली देखें तो ये रोलेज थ्योरम से पहले आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली देखिए तो ये रोलेज थ्योरम से पहले आते हैं। ठीक है, देखेंगे तो आप 50% जो है ये रोलेज थ्योरम जैसा ही है, 50% लास्ट का ऑप्शन बदल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट। लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेम टू सेम रोलेज थ्योरम में था। फर्स्ट पॉइंट, एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेम टू सेम रोलेज थ्योरम में था। एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, सेम टू सेम रोलेज थ्योरम में था। बस यहाँ तक सिमिलैरिटी है, यहाँ तक सिमिलैरिटी है। मतलब आप अगर रोलेज थ्योरम नहीं भी करते हैं, अगर आप रोलेज थ्योरम को ना भी करें, सिर्फ लैग्रेंजेस को ही कर लें, तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं जो कह रहा हूँ उसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। देखिए थर्ड पॉइंट रोलेज थ्योरम का क्या होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। याद है ना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ पी इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिया जाता। ठीक है, क्या यहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं लिया जाएगा, इसकी बजाय आपको क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट, ये दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ध्यान से देखिए, ये भी तो स्लोप ही है। याद है आपको स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, यानी कि y2 माइनस y1, और अपॉन में चेंज इन वैल्यू ऑफ x, यानी कि x2 माइनस x1। यानी कि y की वैल्यू में चेंज डिवाइड बाय x की वैल्यू में कितना चेंज आया, वही होता है डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखें, f ऑफ b जो है y की वैल्यू होती है, f ऑफ a भी y की वैल्यू होती है। ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, तो वो चेंज ही तो होता है। देखिए a से b जब आप जा रहे हैं तो ये फाइनल वैल्यू b है, तो फाइनल y की फाइनल वैल्यू क्या हुई, f ऑफ b माइनस इनिशियल वैल्यू क्या थी a, तो इनिशियल वैल्यू पे y क्या होगा, तो f ऑफ a होगा। तो एफ बी माइनस एफ ए क्या होगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, जिसको आप डी वाई कहते हैं। सिमिलरली देखिए ये अंदर क्या होता है, एक्स होता है, एक्स की वैल्यूज़, तो ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। तो एक्स में कितना चेंज आया कैसे पता करते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि बी माइनस ए। तो अगर मैं इसको बी माइनस ए, यानी कि ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्लोप
भी बोलते हैं इसको। आपको साइंस वाले बच्चे जानते होंगे, फिजिक्स जिसने पढ़ी उसको पता भी होगा। आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको शायद थोड़ी परेशानी हो, लेकिन इतना तो बेसिक बातें बता दी जाती है जनरली, 11th क्लास में बता दी जाती हैं नॉर्मली। तो ये आपको समझना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये है रोलेज थ्योरम की जगह पे आपके आ चुका है लैग्रेंजेस थ्योरम। अब मैं आपको लाइन बोली थी कि अगर आप रोलेज थ्योरम नहीं भी करते तो ये अपने आप हो जाएगा। रोलेज थ्योरम इसमें इंक्लूडेड है। कैसे है देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए अगर दोनों इक्वल आ जाएँ, उसमें क्या था याद कीजिए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए क्या है, इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ जाए तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, समझिए ज़रा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल में से इक्वल वाला माइनस किया जाए तो क्या आता है, जीरो आता है। यानी कि ये क्या आ जाएगा, जीरो वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो। तो याद कीजिए रोलेज थ्योरम में हम क्या करते थे, एफ डैश सी जीरो आ जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि रोलेज थ्योरम करने की बजाय अगर आप रोलेज थ्योरम ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि लैग्रेंजेस पहले करनी है। लैग्रेंजेस जो है वो आप ज़रूर करें। रोलेज थ्योरम तो इसी का ही पार्ट है, इसकी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कौन सी, देखिए इसमें जनरली इक्वल ना नहीं होते तो ये होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। जिस केस में दोनों इक्वल हो जाएं तो वो एफ डैश सी को जीरो बना देगा और उसका नाम बदल जाएगा रोलेज थ्योरम। ठीक है, तो इन जर्नल देखें तो ये आपका क्वेश्चन जो है, जो लैग्रेंजेस थ्योरम है वो आपकी मेन थ्योरम बनती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन से शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार कुछ बातें बताने वाला हूँ। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो आपको मैंने पिछले रोलेज थ्योरम में भी करवा दिया था, तो क्या होता है देखिए समझिए ज़रा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो कंडीशन आपको याद होगा कंटिन्यूटी वाली। तो देखिए इसका जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं, विदाउट एनी ब्रेक है। ये कर्व शेप वाला इसका ग्राफ है इस तरह से। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये वाला, ये इसका ग्राफ था, कर्व है और विदाउट एनी ब्रेक है, तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा जैसे रोलेज में था। पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट था डिफरेंशिएबिलिटी का। देखिए डिफरेंशिएबल का मतलब आप समझ लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, सिंपल है ना। तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, या फिर ये समझ लीजिए किसी भी पॉइंट पे जैसे अगर आप ग्राफिकली बात करें, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बात करें तो आप ये समझ लीजिए डिफरेंशिएशन से मतलब अगर आपका कर्व जो भी बन रहा है ए टू बी, उसमें आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचे जा रहे हैं या नहीं, टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, उसको अगर आप कर पा रहे हैं हर पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल, यानी कि टेंजेंट अगर पॉसिबल हो रहे हैं, हर पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट है, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, मैं पहले बता चुका हूँ वैसे रोलेज थ्योरम में। देखिए ये पॉइंट है, इस पे ये टेंजेंट हो जाएगा, ये पॉइंट है, इस पे ये टेंजेंट हो जाएगा। हर पॉइंट पे अपना टेंजेंट है, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। टेंजेंट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उसको टच करके निकलती है, पता है आपको, 9th क्लास से शुरू हो जाता है टेंजेंट के बारे में। तो अगर किसी कर्व में आप हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं जो उसको टच करके निकल रही है, एक लाइन है ना जो उसको टच कर रही है, तो दैट इज़ नोन एज टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं। और जो टेंजेंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं हर पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी हो चुकी है। अब आता है बात थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो इसमें है नहीं, थर्ड पॉइंट की बजाय क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है, दैट इज सी। देखिए मान लीजिए सी पॉइंट, यहाँ पे बीच के भी पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, सी पॉइंट। सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो टेंजेंट आएगा, देखिए टेंजेंट की कौन सा है सी पॉइंट पे, ये वाला टेंजेंट है, देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला टेंजेंट है जिसको आप कहते हैं एफ डैश सी। ठीक है, एफ डैश सी, इस लाइन की इक्वेशन आपकी एफ डैश सी होगी। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट आएगा, ये इन दोनों को, ये जो दो पॉइंट आपके थे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये देखिए ये पॉइंट था एक्स ए कोमा एफ ऑफ ए और ये पॉइंट था बी कोमा एफ ऑफ बी, यानी कि एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए। ऐसे ये बी पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू बी है ना, और बी पॉइंट है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो इसका स्लोप जो होगा, दोनों का स्लोप क्या है, देखिए दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी कि इसका यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि एक सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका जो स्लोप है, जिस पॉइंट के ऊपर इसका जो स्लोप आएगा, सी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप जो आएगा, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यानी कि ए कोमा एफ ऑफ ए एंड बी कोमा एफ ऑफ बी। आप नेमिंग डाल दीजिए, ज़्यादा अगर लंबी चौड़ी वैल्यू लग रही है तो ए और बी कह दीजिए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ए कोमा एफ ऑफ ए है, बी के कोऑर्डिनेट बी कोमा एफ ऑफ बी है।
ठीक है ना। तो आपको ये सिंपली ये समझना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर दोनों कंडीशन आपको लिख देनी है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाली, फिर उसके बाद कहेंगे देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी वेयर द टेंजेंट विल बी इक्वल टू द या फिर ये कह सकते हैं एफ डैश सी, या टेंजेंट एक ही बात है, टेंजेंट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए बी जो लाइन आई है, ए बी को ज्वाइन करने से उनका जो टेंजेंट का स्लोप आएगा और सी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, दोनों पैरेलल है तो इक्वल आएगा, क्योंकि जो लाइंस अगर कोई पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल आता है। तो यानी कि एफ डैश सी जो है, एफ डैश सी जो होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो ये है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बुक में भी मेंशन है क्लियरली, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने, देखिए शायद आपको कोई परेशानी हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो ग्राफ है देखिए ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात वही है। सी पॉइंट आएगा, इस पर टेंजेंट ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ज्वाइन करें तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, ये पैरेलल आएंगी। ठीक है, ये लाइन ऊपर वाली और एक ये लाइन सी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आया था, ये दोनों पैरेलल आएंगे, यानी कि दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चंस इसके। देखिए कैसे करने हैं। वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी में पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट फॉर्म है। फंक्शन आपका गिवन है x-3, x-6, x-9 इन 3 to 5। ठीक है, इंटरवल 3 to 5। सबसे पहले इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया x³ माइनस 18x² प्लस 99x माइनस 162। ठीक है, उसके बाद f(x) एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस होगी, जैसा कि रोलिस थ्योरम में बार बार हमने यूज़ किया था। तो कॉन्टिन्यूस होगी सभी के लिए, रियल नंबर के लिए तो 3 to 5 तो होनी है। तो ये तो हो चुका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएबिलिटी वाला। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो देख सकते हैं ये रहा। तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 36x यहाँ से प्लस 99 यहाँ से, x का 1 हो जाएगा। 3 कॉमन निकाल लो, चाहे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स वैल्यू एग्जिस्ट्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 to 5 ओपन इंटरवल, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 3 to 5 ओपन इंटरवल इट्स वैल्यू इज डेफिनेट एंड फाइनाइट, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। और एग्जिस्ट जब करता है तो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, 2 पॉइंट हो चुके। तो देयरफॉर all the conditions of LMVT are satisfied, therefore there exists at least one point C belongs to 3 to 5 such that f dash C is equal to FP minus FA upon B minus A, यानी कि ये कंडीशन जो आपको पहले बता दी थी याद रखनी है आपको। ठीक है, तो f डैश सी यानी कि x की जगह जहाँ पे x था वहाँ पे c लगा दिया, तो इधर 3c² माइनस 3 इंटू c² माइनस 12c प्लस 33 इज इक्वल टू एफ बी। अब एफ बी कैसे निकलता है वो आपको पता है, b यहाँ पे 5 है, a यहाँ पे 3 है, तो f ऑफ b f ऑफ 5 की वैल्यू निकाल ली मैंने, f यानी कि x की जगह 5 लगा दिया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आपका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस की गलती नहीं हो। ठीक है, और f ऑफ a यानी कि 3 रखेंगे जब यहाँ पे, तो 3 माइनस 3 0 इंटू कुछ भी हो तो सारा ही 0 हो जाएगा। तो f ऑफ a यहाँ पे 0 आएगा, f ऑफ b आपका 8 आएगा। तो f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, इन अदर वे आप बोल सकते हैं कि लैग्रेंजेस और रोलिस थ्योरम में यही डिफरेंस है कि f ऑफ a और f ऑफ b अगर इक्वल हैं तो रोलिस थ्योरम होती है, और इक्वल ना हो तो लैग्रेंजेस होती है। लेकिन लैग्रेंजेस में फिर से कह रहा हूँ, लैग्रेंजेस मेन है, लैग्रेंजेस में इक्वल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ रोलिस पे फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने से आपकी जो इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक, इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो करते हैं नॉर्मली, एफ बी माइनस एफ ए ये रहा अपॉन बी माइनस ए 5 माइनस 3 लगा दिया, तो 8 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 3, तो यानी कि 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, 3c² माइनस 36c प्लस 99 था, 4 इधर से उठ के माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 3c² माइनस 36c प्लस 95 इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसके फैक्टर बन नहीं रहे हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे 10th क्लास वाला, और 10th क्लास वाला फॉर्मूला जब लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा 6, यानी कि कैसे आया 6, 36 अपॉन 6 अलग अलग कर दिया तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस ये आएगा 156, 12596 में से 1140 माइनस करेंगे तो 156 अपॉन ये 6 था, 6 जो है दोनों के अपोन में आना था, तो एक बार तो ये 6 हो गया पहले वाले के अपोन में। दूसरा वाला जो 6 है उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे तो इसके फैक्टर बनेंगे नहीं, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, फिर हमको सिंप्लीफाई तो करना ही करना है। तो आप डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, देखिए 2 ऑप्शन है,
या तो आप यहीं से इसका जो 156 आया था ना ऊपर इसकी वैल्यू, या तो आप उसका सिंपल डायरेक्टली आप इसका रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आपको अच्छी बात है। और वैसे भी कहने वाली बात ही नहीं है 12th क्लास के बच्चे के लिए कि रूट निकालना आता है नहीं आता है। मुझे ही नहीं कहना चाहिए, मेरी गलती है कि ये बात कहना ही नहीं चाहिए कि रूट निकालना आता है नहीं आता है। 12th क्लास है, ध्यान रखिएगा। तो रूट 156 यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, डिवाइड बाई 6 कर दीजिएगा और 6 प्लस माइनस करना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू है इंटरवल आपका 3 to 5। 3 to 5 का मतलब 3 से कम नहीं लेना है और 5 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो अगर मैं प्लस का साइन लेता हूँ तो 6 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, 6 में ऐड होते ही 6 से बड़ा हो जाएगा। 6 से बड़ा हो गया तो वो तो हमें पॉइंट लेना ही नहीं है, हमें क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना, क्योंकि 5 से ऊपर जाना ही नहीं है। तो 6 से, तो ये तो 6 से भी ऊपर चला जाएगा प्लस करने से, तो इसलिए प्लस वाला साइन नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे माइनस वाला साइन। ठीक है, तो मैंने कैसे किया वो देखिए, यहाँ पे 6 था ना तो इसको मैंने रूट 36 कर लिया, क्योंकि रूट 36 6 ही होता है। तो ऊपर 156 था, नीचे 6 की जगह मैंने रूट 36 कर लिया। क्यों किया, क्या कि पूरे का स्क्वायर रूट हो जाए। ठीक है, ऊपर का तो स्क्वायर रूट था ही था रूट 156 का, लेकिन नीचे अकेला 6 था, तो नीचे अकेले 6 को मैंने रूट 36 लिख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दोनों वैल्यू रूट के अंदर हैं तो एक दूसरे को काट देती है। काट देती है कैसे, ये 13 पे कटेगा, 3 पे कट जाएगा, तो 6 प्लस माइनस रूट 13/3। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस का साइन इसमें ले नहीं सकते क्योंकि 6 से कुछ एक्स्ट्रा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 से बड़ा ही नहीं होना चाहिए। 6 तो ऊपर जाना तो दूर की बात है, तो हम लेंगे नेगेटिव वाला साइन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। आप रीज़न भी जरूर लिख दीजिएगा, बिकॉज हेयर सी शुड बिलोंग 3 to 5 ओपन इंटरवल। ठीक है, सो नेगलेक्टिंग एडिशन साइन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव को लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस रूट 13/3। और रूट 13/3 की वैल्यू आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी, तो 6 में से जब इसको माइनस करेंगे दैट विल बी 3.91, और 3.91 जो आएगा दैट बिलोंग्स टू 3 to 5, यानी कि 3 to 5 तो बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपने एक सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली दैट बिलोंग्स टू 3 to 5 एंड वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस ए। सो ये था आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।